एवरीवन, मेरा नाम सुधीर दुबे है। मेरा आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव केमिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि विलयन है। आप अधिकतर देखते हैं 10th लेवल पर, 12th लेवल पर या हायर लेवल BSc MSc में भी आप देखते हैं कि विलयन के जो कंसंट्रेशन टर्म है, जैसे मोलरिटी, इनके बारे में बहुत आपको क्वेश्चन मिलते हैं। प्रैक्टिकल में भी बहुत इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है। तो हम आइए चलिए इसको सरल भाषा में समझने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि किस प्रकार हम विलयन को अच्छे से समझ सकते हैं, इनके कंसंट्रेशन टर्म को याद रख सकते हैं। तो आइए चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विलयन की। तो विलयन होता क्या है? बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है विलयन का, कि जैसे दो पदार्थ हैं, उन दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से तात्पर्य यह है, समांगी मिश्रण का मतलब समान मिश्रण, यानी कि जब दो पदार्थों को आप मिलाएं पूरी तरह से वो एक दूसरे में मिल जाएं, और उस विलयन का प्रत्येक भाग का जो कंपोजिशन हो, कंपोजिशन का मतलब मात्रा, जो कंपोजिशन है और जो गुण है प्रत्येक भाग में वो समान हो। ये समांग का जो है तात्पर्य यही है कि जो गुण है या कंपोजिशन है वो हर जगह विलयन का समान हो। तो हम विलयन को परिभाषित किस तरह से कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। पहली चीज, अब देखिए, विलय में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहा जाता है। विलय में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। तो विलायक का यह गुण होता है कि वह विलेय को अपने अंदर घोल लेता है। तो जो पदार्थ घुल जाता है वो क्या कहलाता है? विलेय। और जो पदार्थ अपने अंदर घोल लेता है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक। अब हम द्विअंगी विलयनों के बारे में ही अध्ययन करेंगे, उसके सांद्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें जाने की सांद्रता क्या होता है। चलिए, सांद्रता को हम C से प्रकाशित करते हैं। तो देखिए, सांद्रता सिंपल भाषा में अगर हम अपनी भाषा में आपको बताएं तो सांद्रता का मतलब यह है कि किसी इकाई आयतन में, किसी एक निश्चित इकाई आयतन में विलेय के कितने मोल या कितने ग्राम घुले हुए हैं वह उसकी सांद्रता कहलाती है। इकाई आयतन में विलेय, किसी विलयन के इकाई आयतन में कितने विलेय के मोल घुले हुए हैं वो उसकी सांद्रता कहलाती है। इसको हम फार्मूला से कैसे बता सकते हैं? जैसे कि हमने आपको पहले बता रखा है कि सांद्रता को हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो C का मतलब विलेय का भार ग्राम में, तो विलयन का आयतन लीटर में। यानी यहां से अगर हम परिभाषा निकालें तो 1 लीटर विलयन के आयतन में कितने विलेय के ग्राम घुले हुए हैं, कितने विलेय के ग्राम घुले हुए हैं, हम उसे क्या कहते हैं? सांद्रता। 1 लीटर आयतन में कितने विलेय के ग्राम में भार घुले हुए हैं उसकी क्या कहलाती है? सांद्रता। अगर हम सांद्रता की यूनिट देखें तो आप देखिए, ग्राम पर लीटर सिंपल सी यूनिट है कि ग्राम पर लीटर, क्योंकि इसका ग्राम है भार और लीटर, तो इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम पर लीटर। तो ये तो हो गया सांद्रता के बारे में। अब अगर हम ग्राम प्रति लीटर सांद्रता की बात करें, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, तो सिंपल भाषा में आप क्या कहेंगे? अब भाई, इकाई आयतन में विलेय के ग्राम में भार कितने घुले हुए हैं वो उसकी सांद्रता है। तो मान लीजिए एक निश्चित आयतन में समझ लीजिए कि 100 ml के आयतन में, 100 ml आयतन में विलेय के कितने ग्राम घुले हुए हैं वो क्या, उसकी ग्राम प्रति सांद्रता है। इस प्रकार हम सांद्रता को समझ सकते हैं। अब सांद्रता के बारे में हम और अध्ययन करेंगे, सांद्रता के टर्म को। जैसे हम मोलरता के बारे में अध्ययन करेंगे, मोलरता के बारे में अध्ययन करेंगे, नॉर्मलता के बारे में, यही जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैब पॉइंट ऑफ व्यू से या न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में चलिए हम डिस्कस करते हैं। मोलरता को हम परिभाषित इस प्रकार करेंगे कि 1 लीटर आयतन में विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं
वह उस विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। यानी 1 लीटर विलयन में अधिकतम घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, विलयन की मोलरता। तो मोलरता को अगर हम डिफाइन करें सूत्र के हिसाब से तो देखिए मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब कहां पे प्रॉब्लम होती है, जो 9th-10th के स्टूडेंट हैं वो विलेय के मोलों की संख्या ही नहीं निकाल पाते हैं। विलेय की मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला ये है कि जैसे मान लीजिए मैं NaOH के मोलों की संख्या निकाल रहा हूं, NaOH के मैं 25 ग्राम NaOH के मोलों की संख्या हमें निकालनी है। तो मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है, मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार। अब देखिए भार आपको कितना दिया गया, 25 ग्राम। अब अणुभार आप कैसे निकालेंगे, देखिए अणुभार निकालने के लिए जो इसका NaOH में Na है और OH है, तो Na का द्रव्यमान संख्या प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या प्लस हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या। अब देखिए Na का द्रव्यमान संख्या 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, यानी हमें अणुभार निकल के आ गया 40। तो इस फार्मूले से हम क्या बताएं, मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या था, भार बटे अणुभार। तो भार हमारा कितना था 25, अणुभार कितना आ गया 40। अब यही आपका मोलों की संख्या निकल के आ गया। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, देखिए चलिए हम कैलकुलेशन में करते हैं। जब ये इसी प्रकार से आपको मोलों की संख्या निकालना है, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। तो विलेय के मोलों की संख्या निकालने का मतलब भार बटे अणुभार। अणुभार कैसे निकालेंगे, जितने उसमें एलिमेंट हैं उनके द्रव्यमान संख्या को हम बारी बारी ऐड कर देंगे तो उसका आपका अणुभार निकल जाएगा। तो ये है उसकी मोलरता। अब देखिए कंपटीशन में एक क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि नार्मलता, मोलरता, मोललता, इन सब चीज़ों में से कौन ताप पर निर्भर करता है, कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो इसके लिए सिंपल बात यह है, आप जानिए आयतन जो है वो ताप पर निर्भर करता है और द्रव्यमान हमारा ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो जैसे हम आयतन की बात हो रही है, विलयन का आयतन लीटर में, तो मोलरता में आयतन की बात हो रही है तो इसका मतलब मोलरता क्या है, ताप पर निर्भर करता है। और जो कंसंट्रेशन टर्म है जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, हमने आपको नहीं बताया क्योंकि वो आपको मिल जाएंगे किताब में और सरल भी है, उसका फार्मूला आप याद कर लेंगे। उसमें द्रव्यमान यूज हो रहा है इसलिए जो है जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, पीपीएम में जो सांद्रता होती है, पीपीएम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, वो सब द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं इसलिए वो ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। लेकिन जो मोलरता है और नॉर्मलता है ये ताप पर निर्भर करती है क्योंकि ये आयतन पर निर्भर करते हैं। तो अब चलिए मोलरता के बारे में हम डिस्कस कर चुके। अब देखिए मोलरता का एक जो प्रैक्टिकल में फार्मूला यूज होता है डाइल्यूशन के लिए, डाइल्यूशन मतलब तनुता के लिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास हमने एक घोल बनाया, उसमें 50 ग्राम चीनी हमने डाला 50 ml पानी में, तो उसको हम सांद्र विलयन कहेंगे। लेकिन अगर वही हम 50 ग्राम जो है चीनी 50 ही ग्राम रहे और हमने पानी 500 ml कर दिया तो वो क्या हो गया, तन हो गया ना, विलयन हल्का होता चला गया। तो तनुता के लिए अगर हम देखें, तनुता के लिए फार्मूला क्या होगा मोलरता के लिए, तनुता के लिए हो जाता है m1 v1 बराबर m2, ये है फार्मूला। अब m1 जैसे दो सॉल्यूशन आपको दिए हैं, एक का मास फिर इसका मास फिर आयतन, इससे आप निकालेंगे। अब आप हम चलते हैं नॉर्मलता के बारे में अध्ययन करने। नॉर्मलता क्या होती है देखिए,
नॉर्मलता से पहले हम मोललता के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मोलरता और मोललता में बहुत थोड़ा सा अंतर है, तो चलिए मोललता के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर नॉर्मलता और फिर पीपीएम में सांद्रता के बाद हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। देखिए मोलरता, अब जैसे अभी आपने मोलरता के बारे में देखा है, मोलरता के बारे में हमने आपको बताया कि 1 लीटर विलयन में कितने विलेय के मोल घुले हुए हैं, वो तो मोलरता कहलाती है। लेकिन मोललता 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं, वह उस विलयन की मोललता कहलाती है। क्या समझे आप कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं, वह उसकी क्या कहलाती है, मोललता। तो मोललता को अगर हम देखें तो मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, ये है मोललता। अब आप देखिए यहां द्रव्यमान की बात हो रही है ना, तो ये भी ताप पर निर्भर नहीं करेगा। जहां पर द्रव्यमान की बात आएगी, मोललता भी द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है, इसलिए इस पे ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये चीज है। अब आइए हम चलते हैं नॉर्मलता की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्मलता, नॉर्मलता देखिए 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं। अब हम ग्राम तुल्यांक एक नई चीज आ रही है, शायद कुछ लोगों को ना पता हो, तो अभी मैं उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करता हूँ कि ग्राम तुल्यांक है क्या। तो इसके लिए बात यह है कि सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, नॉर्मलता के बारे में हम डिस्कस करते हैं। नॉर्मलता 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं, वह उसकी क्या कहलाती है, उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। देखिए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ये है नॉर्मलता। यानी 1 लीटर विलयन वाले आयतन में विलेय के कितने ग्राम तुल्यांक उपस्थित हैं, वो उसकी क्या कहलाती है, नॉर्मलता। अब देखिए, अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए, जैसे हम विलेय के ग्राम तुल्यांक निकाल रहे हैं, तो विलेय के ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार, अब देखिए कितने लोगों को कंफ्यूजन होगा कि तुल्यांकी भार क्या होता है। तो तुल्यांकी भार भी हम बता दे रहे हैं आपको। अभी अणुभार निकालना हमने आपको बताया है, तो तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे अम्लता या क्षारकता। अब ये अम्लता और क्षारकता क्या है, जैसे देखिए NaOH है, ये क्षार है ना, तो इसकी अम्लता, जैसे OH के आयन कितने उपस्थित है, 1 है, तो इसकी अम्लता कितनी है, 1 है। जैसे H2SO4 ले लीजिए, ये क्या है, अम्ल है, तो इसकी क्षारकता कितनी है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसकी क्षारकता कितनी है, 2 है। इस तरह से हम अम्लता या क्षारकता निकालते हैं। तो नॉर्मलता के बारे में कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ये होता है नॉर्मलता।
विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या आप निकाल सकते हैं विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार निकालने का फार्मूला है अणु भार बटे अम्लता या क्षारकता। अब नॉर्मलता तो सिंपल सी बात है, किस पे डिपेंड कर रहा है? आयतन पे। तो ये भी ताप पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयतन में परिवर्तन या ताप को परिवर्तन करने पर आयतन में परिवर्तन होता रहता है। ये हो गया आपके पास नॉर्मलता के लिए। अब जैसे हमने मोलरता के लिए तनुता के लिए फार्मूला निकाला था, तो ऐसे तनुता के लिए यहाँ पे भी फार्मूला दिया जाता है। तनुता के लिए N1 V1 बराबर N2 V2। जैसे आपके पास ये एक शांत विलयन उपस्थित था, उससे आपको क्या बनाना है? तन विलयन बनाना है। तो इस शांत विलयन के लिए N1 V1 का मान और जो तन विलयन आपको बनाना है उसके लिए N2 V2 का मान। इस तरह से आप तनुता के फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, तनु कर सकते हैं अपने विलयन को। अब जो लास्ट टर्म है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। पीपीएम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत छोटा टर्म है, काफी लोग मिस करते हैं इस टर्म को। चलिए पीपीएम, पीपीएम का सांद्रता का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन या प्रति मिलियन। विलयन में जैसे देखिए विलायक बहुत ज्यादा हो और उसमें विलेय बहुत कम हो, तो बहुत विलेय के बहुत सूक्ष्म सांद्रता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पीपीएम से। विलेय के बहुत सूक्ष्म सांद्रता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पीपीएम से। जैसे देखिए 1 लीटर समुद्री जल है, 1 लीटर समुद्री जल में अगर मान लीजिए कि 3.63 गुणे 10⁻³ ग्राम विलेय घुले हुए हैं। कितने? 1 लीटर समुद्री जल में 3.63 गुणे 10⁻³ ग्राम, बहुत कम होता है। इतने विलेय घुले हुए हैं, तब इसकी सांद्रता को हम किस में व्यक्त करेंगे? पीपीएम में व्यक्त करेंगे। इस प्रकार की सांद्रता को, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि 5.8 ग्राम प्रति 10⁻6 ml आयतन में। ये चीज है पीपीएम, 10.6 पीपीएम आयतन में उपस्थित है। ये पीपीएम हो गया। अब हम देखते हैं कि और पीपीएम को कैसे दे सकते हैं कि विलेय के भागों की संख्या, पीपीएम का फार्मूला अगर है विलेय के भागों की संख्या विलयन के कुल अवयवों की संख्या। कुल अवयव का मतलब समझ रहे हैं आप? विलेय और विलायक की बात हम कर रहे हैं। गुणे 10/6 ये होता है पीपीएम में सांद्रता निकालने का फार्मूला। विलेय के भागों की संख्या बटे विलयन के कुल अवयवों की संख्या गुणे 10/6 पीपीएम। ये हो गया फार्मूला आपका। अब देखिए पीपीएम किसके लिए यूज किया जाता है? जैसे मैंने बता दिया बहुत कम सांद्रता के लिए, जैसे वायुमंडल के जो प्रदूषक हैं उनके लिए यूज किया जाता है, या जल अगर विलेय के रूप में उपस्थित है जल के लिए, मेनली जल और वायुमंडल के प्रदूषकों के लिए पीपीएम में सांद्रता बताई जाती है। मेरा वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।